नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एसपीएम लाइव क्लासेस में। हमने पढ़ा था गुप्त वंश, उसके पहले सुंग वंश और सातवाहन वंश, मौर्य काल भी हमने पढ़ लिया था। आज हम गुप्तकालीन सांस्कृतिक उपलब्धियों के बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। उसके बाद में जो गुप्तकालीन सामाजिक व्यवस्था है उसके बारे में हम थोड़ी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले गुप्तकालीन सांस्कृतिक उपलब्धियां। गुप्तकालीन सांस्कृतिक उपलब्धियों में सबसे पहले अगर बात की जाए तो इनका जो धर्म है गुप्त वंश के शासकों का, वो था वैदिक धर्म। वैदिक धर्म था इनका, लेकिन ये बौद्ध धर्म और जैन धर्म को भी आश्रय दिए हुए था। बौद्ध धर्म और जैन धर्म को भी मानता था। बौद्ध धर्म और जैन धर्म को भी मानता था गुप्त वंश। यहां पर हमें समुद्रगुप्त के द्वारा अश्वमेध यज्ञ किए जाने की जानकारी मिलती है। उसके अलावा कुमारगुप्त, समुद्रगुप्त व कुमारगुप्त, इन दोनों के द्वारा अश्वमेध यज्ञ किए जाने की जानकारी हमें मिलती है। अश्वमेध यज्ञ किए जाने की हमें जानकारी मिलती है। बौद्ध धर्म और जैन धर्म को भी आश्रय दिया हुआ था। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय, चंद्रगुप्त सेकंड के समय एक चीनी यात्री आया था भारत में, जिसका नाम था फायान। चीनी यात्री फायान किसके समय आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय, जिसने और किसकी उपाधि प्राप्त थे? विक्रमादित्य की। और फायान ने अपना यात्रा वृत्तांत जो लिखा है उसमें गुप्त वंश की जो भी उपलब्धियां हैं उनकी बातें हैं वो लिखी थी। अब हम बात करें कि गुप्त काल की जो भाषा थी वो थी संस्कृत। संस्कृत भाषा थी। राजकाज की जो भाषा थी वो राजकार्य की भाषा संस्कृत। यहां पर जितने भी रचनाएं हुई है उनमें से ज्यादातर रचनाएं वो संस्कृत भाषा में लिखी हुई है, जिनमें रघुवंशम कालिदास के द्वारा लिखित है। दो नाटक हैं कालिदास के द्वारा लिखित। कालिदास की रचनाएं कौन कौन सी हैं? रघुवंशम, इसके अलावा अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम, ये कालिदास की रचनाएं हैं। कालिदास है वो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्न थे। उसके बाद में मृच्छकटिकम, ये भी संस्कृत रचना है। मृच्छकटिकम किसकी रचना है? शूद्रक, यह शूद्रक की रचना। इसके अलावा कुछ 2000 की और रचनाएं हैं। मुद्रा राक्षस, विशाखा दत्त की रचना है। ये विशाखा दत्त की रचना है। एक और कोशकार का नाम आता है अमर सिंह। ये कोशकार, इनमें से ज्यादातर थे वो चंद्रगुप्त द्वितीय की दरबार में नवरत्न थे। इन नवरत्नों में 2-3 एक नाम और भी शामिल हैं जो गुप्तकालीन महान गणितज्ञ हुए हैं। तो कौन कौन से थे? उनमें से 3 नाम आता है। आर्यभट्ट, वराहमिहिर, और तीसरा नाम ब्रह्मगुप्त का। ब्रह्मगुप्त, ये तीनों उस समय के गणितज्ञ और ज्योतिर्विज्ञान के जानकार
गणितज्ञ, ज्योतिर्विज्ञान के जानकार। दशमलव की जो उत्पत्ति है वो भी गुप्त काल में ही हुए थे। दशमलव की उत्पत्ति गुप्त काल में मानी जाती है। उसके अलावा रामायण और महाभारत अपने वर्तमान स्वरूप में गुप्त काल में आए थे। रामायण और महाभारत, इसके अलावा मनुस्मृति, ये अपने वर्तमान स्वरूप में, आधुनिक स्वरूप में गुप्त काल में ही बने थे, गुप्त काल में आए थे। इनका वर्तमान जो स्वरूप है वो गुप्त काल में आया था। रामायण, महाभारत और मनुस्मृति। इसके अलावा हमने पहले बात कर ली थी कि जो समुद्रगुप्त है वो वीणावादक थे। उन्हें वीणा बजाते हुए दिखाया गया है उनकी मुद्राओं पर। फिर इनकी धातुकला, वास्तुकला के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। इनकी धातुकला, वास्तुकला के अंतर्गत सबसे पहले तो दिल्ली का लौह स्तंभ जो गुप्तकालीन है, दिल्ली का लौह स्तंभ, दिल्ली का लौह स्तंभ, दिल्ली का लौह स्तंभ है वो आज तक बिना उस पे जर लगे हुए खड़ा है। उसके अलावा नालंदा में 80 फुट ऊंची बुद्ध की प्रतिमा, बुद्ध की प्रतिमा है। 80 फुट ऊंची बुद्ध की प्रतिमा है। इसके अलावा एक और बुद्ध की प्रतिमा है सुल्तानगंज में, सुल्तानगंज में भी एक प्रतिमा है। ये थी जो सांस्कृतिक उपलब्धियों में है हमारी पुस्तक में जो दी हुई जानकारी वो। इसके अलावा थोड़ी और बात कर लेते हैं हमें गुप्तकालीन समाज की। जो सामाजिक व्यवस्था थी वो कैसी थी? गुप्तकालीन समाज, यहां पर वर्ण व्यवस्था थी, वर्णों में विभाजित था। जो समाज था वो वर्णों में विभाजित था, वर्णों में बटा हुआ था। 4 वर्ण थे। 4 वर्णों में सबसे पहले ब्राह्मण। ब्राह्मणों का कार्य क्या था? अध्ययन, अध्यापन, अध्ययन, अध्यापन, यज्ञ और दान। ये कार्य थे किसके? ब्राह्मण के। 4 वर्णों में समाज विभाजित था, समाज बटा हुआ था, वर्ण व्यवस्था थी यहाँ पर। और जो वर्ण व्यवस्था थी वो जन्म पर आधारित थी, ना कि कर्म पर आधारित, जन्म पर आधारित थी। उसके बाद में जो अगला वर्ण है वो है क्षत्रिय। क्षत्रिय वो राज्य की रक्षा करने वाले, राज्य की रक्षा का जो दायित्व है वो क्षत्रियों के ऊपर था। उसके बाद में वैश्य, इनका कार्य था व्यापार वाणिज्य, व्यापार वाणिज्य का कार्य था वैश्यों का। फिर है शूद्र, इनको अन्य जो कार्य हैं वो, जिनमें से मुख्य रूप से कृषि की बात कर सकते हैं, पशुपालन, ये इनका मुख्य जो कार्य है वो था पशुपालन। तो 4 वर्णों में समाज जब वो विभाजित था गुप्त काल में, वर्ण व्यवस्था थी वहां पर, वर्ण व्यवस्था जन्म पर आधारित थी। 4 वर्ण कौन कौन से थे? ब्राह्मण वर्ण था जिनका कार्य अध्ययन, अध्यापन, यज्ञ और दान था। क्षत्रिय, राज्य की रक्षा का दायित्व है वो क्षत्रियों के ऊपर था। वैश्यों का कार्य क्या था? व्यापार और वाणिज्य का कार्य। शूद्रों का कार्य क्या था? कृषि और पशुपालन। ये मुख्य कार्य थे इनके। उसके अलावा यहाँ पर स्त्रियों की स्थिति, स्त्रियों की स्थिति अच्छी थी, कि अच्छी स्थिति थी, यानी इनको ज्यादातर छूट मिली हुई थी, प्रथा प्रथा नहीं थी, प्रथा प्रथा नहीं थी। फिर जो धार्मिक कार्य होते थे उनमें पति के साथ महिला की भी अनिवार्यता थी उपस्थिति। धार्मिक कार्यों में, धार्मिक कार्यों में पति के साथ उपस्थिति अनिवार्य, पति के साथ उपस्थित होती थी।
इसके अलावा एक और मुख्य कार्य है कि पति की मृत्यु के बाद, पति की मृत्यु के बाद जो संपत्ति होती थी, संपत्ति पर पत्नी का अधिकार होता था, पत्नी का अधिकार होता था। ये थी सामाजिक व्यवस्था। 4 वर्णों में समाज विभाजित था। स्त्रियों की स्थिति थी वो अच्छी थी, मौर्य काल की तरह नहीं थी। यहाँ पर पर्दा प्रथा का अभाव था। महिलाएं भी धार्मिक कार्यों में भाग लेते थे और उन्हें संपत्ति का भी अधिकार था, यानी संपत्ति पर भी उनका अधिकार होता था। ये सामाजिक व्यवस्था थी गुप्त काल की। उसके बाद में अगला राजवंश आता है। गुप्त वंश की यहाँ पर समाप्ति होती है। अगला जो राजवंश है वो है वर्धन वंश। कौन सा वंश है? वर्धन वंश। वर्धन वंश की शुरुआत है वो लगभग 606 ईस्वी मानी जाती है। 606 ईस्वी। ईस्वी में हर्षवर्धन है वो शासक बनता है। इसलिए वो एक महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट मुख्य शासक होता है वर्धन वंश का। तो इसी की जानकारी हमारी पुस्तक में वो दी हुई है, इसलिए हम 606 से आगे की जो बातें दी हुई है उनके बारे में पढ़ेंगे। वर्धन वंश की जो शुरुआत है वो पुष्यभूति नामक एक व्यक्ति से भी मानी जाती है। पुष्यभूति, इसलिए इस वंश को पुष्यभूति वंश भी कहते हैं। पुष्यभूति वंश भी कहा जाता है। हमारे पुस्तक में 3 राजाओं के मुख्य रूप से नाम है वो दिए हुए हैं, जिनमें प्रभाकरवर्धन के बाद में राज्यवर्धन और राज्यवर्धन के बाद में हर्षवर्धन। इनमें हमें जानकारी वो हर्षवर्धन के बारे में मिलती है। प्रभाकरवर्धन है, उसके बाद में उसके पुत्र राज्यवर्धन राजा बनते हैं और राज्यवर्धन के बाद में उसका भाई हर्षवर्धन राजा बनता है। यानी राज्यवर्धन और हर्षवर्धन दोनों भाई थे, प्रभाकरवर्धन के पुत्र थे। तो प्रभाकरवर्धन की मृत्यु के बाद में अगला शासक कौन बनता है? राज्यवर्धन। और राज्यवर्धन था वो युद्धों में उलझा हुआ था, यानी अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए युद्ध का रास्ता चुना था। तो इसका युद्ध होता है, एक बंगाल का शासक है, बंगाल का गौड़ शासक है जिसका नाम है शशांक। इसके साथ युद्ध होता है राज्यवर्धन का, और इस युद्ध में राज्यवर्धन की मृत्यु हो जाती है। राज्यवर्धन की हत्या कर दी जाती है गौड़ शासक शशांक की सेना के द्वारा। उसके बाद में 606 ईस्वी में हर्षवर्धन वो राजा बनता है। तो इस आक्रमण के दौरान हर्षवर्धन की एक बहन होती है, जिसका नाम दिया हुआ है राज्यश्री। जब शशांक का आक्रमण होता है तो राज्यवर्धन की मृत्यु हो जाती है, और उसके बाद में राज्यश्री है वो इस वर्धन वंश के साम्राज्य को छोड़कर अन्यत्र कहीं चली जाती है, किसी अज्ञात स्थान पर चली जाती है। जब हर्षवर्धन शासक बनता है तो वो अपनी बहन को ढूंढता है। उसके बाद में उसकी शादी करता है कामरूप के राजा भास्कर वर्मा के साथ संधि करके। इसकी शादी कर देता है। उसके बाद में कामरूप के राजा क्या नाम था? भास्कर वर्मा के साथ हर्षवर्धन है वो संधि कर लेते हैं, और इन दोनों की संयुक्त सेना ने बंगाल के गौड़ शासक शशांक को पराजित किया था।
उसके बाद में हर्ष का जो शासन, जो साम्राज्य है वो बंगाल तक पहुंच चुका था। हर्षवर्धन वो अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था। उत्तर भारत में इसका साम्राज्य है वो फैला हुआ था बंगाल के क्षेत्र के आसपास, लेकिन दक्षिण भारत में ये अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए आगे बढ़ रहा था। तो दक्षिण भारत में गुजरात के समीप नर्मदा नदी के क्षेत्र के उस पार एक और दूसरा राजा होता है पुलकेशिन, जिसका नाम होता है पुलकेशिन द्वितीय। चालुक्य राजा होता है चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय। तो पुलकेशिन द्वितीय ने नर्मदा नदी के इस पार उत्तरी क्षेत्र में ही हर्षवर्धन को रोक दिया था, यानी नर्मदा नदी को पार करने नहीं दिया था, यहां से पीछे धकेल दिया था। इसलिए नर्मदा नदी के दक्षिण में हर्षवर्धन का शासन है वो शासन क्षेत्र है वो नहीं है, इसके उत्तर में है। तो साम्राज्य है वो दक्षिण में नर्मदा नदी तक पहुंचा था हर्षवर्धन का शासन। इसके अलावा हर्ष ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। एक और हर्षवर्धन के शासन काल में भी एक चीनी यात्री वेनसांग में वो भारत आया था। वेनसांग है से याद रखना, दोनों नाम है से शुरू हो रहे हैं। और फाहियान है वो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। तो हर्षवर्धन के शासनकाल में वेनसांग में वो भारत आया था। हर्षवर्धन की कोई संतान नहीं थी, इसलिए ये अंतिम शासक था जिसने 647 ईस्वी तक शासन किया था। वर्धन वंश का अंतिम शासक है वो हर्षवर्धन ही था। इसके आगे कोई संतान नहीं थी और इसने ना ही अपना किसी को उत्तराधिकारी नियुक्त किया था, इसलिए अंतिम शासक वो हर्षवर्धन था, जिसका शासनकाल 647 ईस्वी तक चला था। इसने लगभग 40 से 41 वर्ष तक शासन किया था। और अंतिम जो इसकी इंपॉर्टेंट बात है वो है कि प्रयाग क्षेत्र में, इलाहाबाद क्षेत्र में, प्रयाग में जहाँ गंगा और यमुना नदियों का संगम स्थल है, प्रयाग में ये प्रति पांचवें वर्ष एक मेले का आयोजन है वो करवाता था, एक महोत्सव का आयोजन करवाता था। एक महोत्सव का आयोजन है वो करवाता था कौन? हर्षवर्धन। तो प्रयाग में प्रति 5वें वर्ष एक महोत्सव का आयोजन है वो करवाया जाता था हर्षवर्धन के द्वारा। और इसी प्रकार के छठे महोत्सव में वेनसांग में वो भारत आया था, हर्षवर्धन के राज्य में प्रवेश किया था। तो ये वर्धन वंश की इतनी बात है वो दी हुई है। एक बार थोड़ी सी दोबारा रिपीट मारते हैं। वर्धन वंश, इसी को पुष्यभूति वंश कहते हैं, क्योंकि पुष्यभूति नामक एक व्यक्ति के द्वारा ही इस वंश की स्थापना मानी जाती है। हमारे पुस्तक में 3 शासकों के नाम है वो दिए हुए हैं, प्रभाकर वर्धन, राज्यवर्धन और हर्षवर्धन। प्रभाकर वर्धन का ज्यादा कोई जिक्र है नहीं। प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के बाद राज्यवर्धन वो शासक बनता है। राज्यवर्धन के शासन के दौरान बंगाल का गौड़ शासक शशांक आक्रमण करता है, जिसमें राज्यवर्धन की हत्या हो जाती है, उसको मार दिया जाता है। उसकी बहन राजश्री वो अपना इस राज्य क्षेत्र को छोड़कर किसी अन्यत्र चली जाती है, किसी अज्ञात स्थान पर। उसके बाद में हर्षवर्धन है वो राजा बनता है। हर्षवर्धन ने अपनी बहन को ढूंढा, उसको ढूंढ निकाला। उसके बाद में कामरूप के राजा भास्कर वर्मा के साथ संधि करके बंगाल के गौड़ शासक शशांक के साथ युद्ध किया और उसके क्षेत्र को जीता। उसके अलावा वेनसांग जो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत में आया था, महाराजा धीराज की उपाधि हर्षवर्धन ने धारण किए हुए थे। प्रयाग में प्रति 5वें वर्ष एक महोत्सव का आयोजन करवाया जाता था हर्षवर्धन के द्वारा। और इसी प्रकार के एक महोत्सव में, छठे महोत्सव में वेनसांग में वो भारत आता है। ये इतनी जानकारी हमें वर्धन वंश के बारे में हमारी पुस्तक में मिलती है। तो इसको ध्यान से देखिए, न समझ में आए तो दोबारा देखिए, और फिर भी कोई समस्या रहे तो आप पूछ सकते हैं हमसे। धन्यवाद।